Guys, welcome back to my channel Zoologist AK and let's revise psychology with me for HTET। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज पियाजे की थ्योरी, जो किसकी है, कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव वर्ड माइंड से रिलेटेड होता है। माइंड क्या करता है? याद रखता है, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सोल्व करता है। जो भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो सब किस में आता है? वो हमारा माइंड करता है। वो डिसीजन कौन ले रहा है? माइंड ले रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी हो रही है? माइंड की हो रही है। तो यहाँ पे थॉट हमारे कैसे जनरेट होंगे? याद करके, या फिर हमारे माइंड में कोई बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए हम उसको हाइपो डिडक्टिव मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा? ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आती है। तीन थ्योरी है जो हम कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। दो वाइगोत्सी एंड जो हमारे पियाजे हैं, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमारा माइंड कैसे डेवलप होगा डिसीजन लेने के लिए, या कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, या कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो एप्टीट्यूड वाइज, मतलब एप्टीट्यूड के लिए या फिर किसी भी नॉलेज बेस्ड चीज़ के लिए वो कैसे प्रिपेयर होगा, कैसे डेवलप होगा। तो जो पियाजे थे और जो वाइगोत्सी थी, दोनों को क्या बोला गया है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट बोला गया है। इसका रीज़न ये है कि वो बिलीव करते थे कि जो चिल्ड्रन है वो सेंटर ऑफ लर्निंग है। मतलब चिल्ड्रन यहाँ पे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। वो खुद से लर्न करते हैं बाय एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, और प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके खुद से सीखते हैं। पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है। वो पैसिव वे में बैठ के सिर्फ नॉलेज को सुन नहीं रहे, ले नहीं रहे। वो खुद से उस नॉलेज को गेन करते हैं बाय एक्सपीरियंस। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में, जिसकी वजह से जो हमारा लर्न एजुकेशन का अप्रोच था वो टीचर ओरिएंटेड से शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया है? लर्नर ओरिएंटेड पे। फिर आती है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई है? कोहलबर्ग के द्वारा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ मेन पॉइंट आते हैं जो बिलीव करते हैं कि जो चाइल्ड है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है नॉलेज का, वो पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है नॉलेज का। वो क्या है? एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज़ में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और वो करके सीखता है। मल्टीपल रियलिटीज़, नो अल्टीमेट ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, पर कोई सत्य नहीं होता क्योंकि सबके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज एडेप्टेशन। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा है जिसको बोला गया है कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से, मतलब जो वो दे रहे हैं वो आपको लेना है। मतलब इफ़ दे आर शेयरिंग फूड विद यू, और यू शुड शेयर फूड विद देम एंड दे विल शेयर फूड विद यू। ठीक है, बट ऐसे ही अगर को बच्चा बाहर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं यू विल नॉट टेक फूड फ्रॉम एनीवन। ठीक है, कोई भी स्ट्रेंजर हुआ, बट बच्चा स्टार्टिंग में क्या परसीव करेगा कि घर के मेंबर भी बड़े हैं, और वो भी एज एज ए ह्यूमन बीइंग उनको परसीव कर रहा है, और बाहर जब जाता है तो वो उनको भी एज ए ह्यूमन बीइंग परसीव कर रहा है। बट उसको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली कि स्ट्रेंजर से हमें फूड नहीं लेना, पर जो हमारे क्लोज वन होते हैं उनसे हम अपना फूड शेयर कर सकते हैं, या उनका किया हुआ फूड हम, शेयर किया हुआ फूड हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो कैसे अडेप्ट करेगा? वो अपने स्कीमा को यहाँ पे चेंज करेगा। जो पहले से उसके पास पॉकेट्स ऑफ नॉलेज हैं, या तो वो उसको चेंज करेगा, या उसको मॉडिफाई करेगा, या एक नया स्कीमा बनाएगा, एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? अडेप्टेशन का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, नॉलेज सोशल कॉन्टेक्स्ट में एम्बेडेड होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे? जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट को अप्रोच करता है बच्चा, जैसे जैसे वो सोशली एक्टिव होता है, जैसे जैसे उसके लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वो अपनी नॉलेज गेन करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। तो आज हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी के बारे में। तो जो हमारे पियाजे थे या पाइगेट्स थे, उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। उनको रेडिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो दो प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। दो प्रिंसिपल किसके? कंस्ट्रक्टिविज्म के। कंस्ट्रक्टिविज्म ये बोलता है कि बच्चे
खुद से कंस्ट्रक्ट बन करते हैं मतलब बनाते हैं अपनी नॉलेज अपनी लर्निंग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं पियाजे। पहला प्रिंसिपल ये है कि एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज, कि हर बच्चा अपनी खुद की नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट करता है। दूसरा कि ये एडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है? जो कॉग्निशन आता है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, वो एडेप्टेशन के थ्रू होती है। नए-नए एक्सपीरियंसेस सीख के बच्चा नई-नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करता जाता है अपने स्कीमा में, जो कि पॉकेट्स ऑफ नॉलेज होती है उनके पास, उनके माइंड में, उसमें वो ऐड ऑन करता जाता है। पर जो पियाजे हैं, उनकी थ्योरी में कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है? कोई भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उन्होंने नहीं दिया है किसमें अपनी थ्योरी में। उनकी थ्योरी को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक होता है कि जो पेरेंट्स हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन पास करते हैं अपनी जनरेशन के अंदर या अपनी डॉटर सेल्स के अंदर। मतलब कि जो हमें इन्फॉर्मेशन आई अपने पेरेंट्स से वो जेनेटिक के थ्रू आई। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ नॉलेज। मतलब जेनेटिकली जब हम नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस जो हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे इनबिल्ड होते हैं। जैसे मेरे माइंड में मेरा जो एप्टीट्यूड है या फिर मतलब जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का जो मेरी बॉडी में स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूरॉन्स हैं, माइंड है, ये सब क्या है? ये हमने इनहेरिट किया है। ठीक है? एक स्पीशीज़ ने इनहेरिट किया। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में माइंड है, नर्व सिस्टम है, ठीक है? हमारे कौन से प्रोटीन बनेंगे, कैसे चैनल प्रोटीन बनेंगे, ये सब क्या है? इनबिल्ड है। तो जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इनबिल्ड होता है। ठीक है? तो ये क्या कहती है? जेनेटिक्स बोलती है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे पियाजे की जो थ्योरी है, उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्योंकि इसमें हम नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं और हम इसको जेनेटिक्स से रिलेट करके कर रहे हैं कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी बच्चा सीखता है या नई नॉलेज गेन करता है, वो जेनेटिकली इनबिल्ड होते हैं उस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो लर्निंग है वो सीक्वेंशियल होती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू होती है, एक सेट ऑफ ऑर्डर होता है जिसके थ्रू बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पे स्टेज थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो किसने दी है? पियाजे ने दी है। पियाजे फिर यहाँ पे एडेप्टेशन की बात भी करते हैं। एडेप्टेशन में 2 सब प्रोसेस होती हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में हम फिट करते हैं नई जो भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होती है, वो पहले की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, पहले की एक्जिस्टिंग स्कीमा है। स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। तो हमारे माइंड में जो पॉकेट्स ऑफ नॉलेज हैं, उसमें हम नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर रहे हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। पर जब हम नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं तो हम या तो नया स्कीमा बनाएँगे या फिर पहले वाले स्कीमा को अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जब हम अल्टर कर रहे हैं या नया हम स्कीमा बना रहे हैं तो हम एक नई सिचुएशन में, नई लाइफ़ में, नए एनवायरनमेंट में एडॉप्ट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। तो वो क्या है? अकोमोडेशन है। ठीक है? अब जब इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है, एक स्टेट आती है इम्बैलेंस की। कई बार बच्चा क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन को वो ऐड ऑन नहीं कर पाता। उसके अंदर क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि ऐसा क्यों है? पहले तो मेरे को ये बताया गया था, अब ये बताया गया है। ठीक है? जैसे कई बार हम बोलते हैं तुम बड़े हो गए हो, फिर कई बार हम बोलते हैं नहीं तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम बाहर जा सको अकेले, तुम ये यूज़ कर सको। तो बच्चों के माइंड में क्या आता है? कन्फ्यूज़न आता है, इम्बैलेंस की स्टेट आती है। उस इम्बैलेंस की स्टेट को क्या बोला जाता है? डिसइक्विलिब्रियम बोला जाता है। अब जो पियाजे हैं, पियाजे ने 4 स्टेज दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? सम पीपल कैन फ्लाई, या फिर सीधा हम एसपीसीएफ से याद कर सके सकते हैं, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई वर्ड से भी हम इन 4 स्टेजेस को याद कर सकते हैं। स्पेसिफाई में एस से हमारी सेंसरी मोटर हो जाएगी, पी से प्री ऑपरेशनल हो जाएगी और सी से कंक्रीट ऑपरेशनल हो जाएगी और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। और अगर हम इस सेंटेंस से याद करें सम पीपल कैन फ्लाई, तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमें स्टेजेस के बारे में बताता है। जैसे सम में एस जो है वो सेंसरी मोटर के बारे में बता रहा है, पीपल के अंदर जो पी है वो प्री ऑपरेशनल के बारे में बता रहा है, कैन में जो सी है वो कंक्रीट ऑपरेशनल के बारे में बता रहा है, फ्लाई में जो एफ है वो फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, एसपीसीएफ। अब जो सेंसरी मोटर होती है वो बर्थ से लेके 2 साल तक की जो भी चेंजेस आते हैं वो पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज में
इंक्लूड किए हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ये 2 साल तक की स्टेज है। इसमें एसओ आता है, सेंसोरी मोटर, तो एसओ आता है, तो एसओ 2 लेटर का वर्ड है, तो 2 साल हम ऐसे याद कर सकते हैं। प्री ऑपरेशनल में हमारे पास क्या आता है, प्री ऑपरेशनल में जो पियाजे का नाम है वो हमारा 6 लेटर का है, ठीक है। अब उसमें एक और ऐड करेंगे तो 7 ईयर्स, तो 2 से 7 साल का क्या हो गया हमारा प्री ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से हम जितने भी एल्डर होते हैं यहाँ पे, तब तक हमारा क्या होता है, ये रहती है। फॉर्मल ऑपरेशन हमारे थ्रू आउट ऑफ लाइफ रहती है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे क्या क्या बच्चा सीखता जाता है अलग अलग स्टेज में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, जो 0 से मतलब बर्थ से लेके 2 साल की एज तक बच्चा सीखता है। इसको 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, दूसरी आती है हमारी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, फिर आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं, तो आर, फिर प्राइमरी सर्कुलर, फिर सेकेंडरी सर्कुलर, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर टर्सरी सर्कुलर, और फिर क्या आता है, रिप्रेजेंटेशनल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, रिफ्लेक्स, फिर प्राइमरी सर्कुलर, पहले आया रिफ्लेक्स, फिर प्राइमरी सर्कुलर, फिर सेकेंडरी सर्कुलर, फिर कोऑर्डिनेशन आता है, फिर टर्शरी सर्कुलर आता है, और फिर रिप्रेजेंटेशनल। तो आर, पी, सी, एस, सी, टी, सी, आर, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जो हम बिना सोचे समझे, बिना माइंड के कंट्रोल के जो एक्शन होते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो जब बच्चा बर्थ लेता है और बर्थ से 1 महीने की एज जब वो कंप्लीट करता है, तो उसमें वो मिल्क सकिंग करता है या किसी को भी देखता है, तो वो उसका माइंड उस टाइम वर्क नहीं कर रहा होता है, कोई डिसीजन वो नहीं लेता है, वो बाय सेल्फ होता है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो सकिंग एंड लुकिंग किस में आ गया, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो 1 से 4 महीने की एज में होता है, जैसे बच्चा अंगूठा सक करने लग गया तो उसको प्लेजर मिल रहा है उसमें, तो बार बार वो उस एक्टिविटी को करेगा, तो रिपीटेड एक्शन, ठीक है। तो इस टाइम में सकिंग थंब एक एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने का जो बच्चा शो करता है, जैसे कोई भी चीज़ उसको दिखी तो वो उसको माउथ में लेके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि ये रफ है, इसको मैं सक कर सकता हूँ, इसमें से कुछ निकल रहा है नहीं, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी इसकी शेप है, ठीक है। या शेकिंग ए रेटल, रेटल को शेक करके उसको पता चलेगा कि इससे आवाज़ आती है, तो वो बार बार उसको शेक करेगा। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका एक पर्पज़ आ रहा है कि हाँ भाई ये इससे आवाज़ आएगी, उसको समझ में आ रही है ये चीज़। तो 4 से 8 महीने का बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब हम बच्चों को छोटी-छोटी कार ला के देते हैं, तो जो वो कार को पीछे करके उसको चला रहा होता है और आगे कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो उसको पता होता है जब मैं इस कार को उस डायरेक्शन में भेजूँगा तो नेक्स्ट कार को वो क्या करेगा, धकेलेगा। तो उसको पता है यहाँ पे उसका गोल क्या है, उसको आगे पड़े ऑब्जेक्ट को धकेलना है, मूव करना है। तो वो किसके थ्रू कर रहा है, दूसरी कार के थ्रू कर रहा है। वो इमिटेट भी करेगा यहाँ पे, अपने जो एल्डर्स हैं उनकी कॉपी भी करेगा, और यहाँ पे उसके जो एक्शन है वो इंटेंशनल है। उसको पता है कि उसको ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इसीलिए वो कार उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि उसके मन में जो विचार आ रहा है, इंटेंशन आ रहा है, उसके लिए साथ ही उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए वो स्टेप लेता है, ठीक है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू मतलब सीखता है, वो कर करके चीज़ें सीखता है, और उसको अपने बड़े जो भी उसके देखभाल करने वाले लोग होते हैं, केयर गिवर होते हैं, उनसे क्या करता है, वो उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़ रिपीटेडली करके। जैसे बच्चा बेड पे बैठा हुआ है, तो बेड पे वो अलग अलग पोजीशन से क्या करता है, चीज़ें ड्रॉप करता है, बार बार वो चीज़ें ड्रॉप करके देखेगा कि ये कहाँ पे गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा। तो वो क्या करता है, अटेंशन सीकर होता है और वो सीखता है, वो बार बार चीज़ें करके सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट होती है सिक्स्थ स्टेज, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जो 18 से 24 महीने तक की एज में होते हैं। यहाँ पे मेंटल ऑपरेशन बच्चा परफॉर्म करता है, और पीकाबू जैसे हम खेलते हैं बच्चों के साथ, कि उसको पता चल जाता है जब हम छिपते हैं, अपने फेस को छिपाते हैं कि इसके पीछे किसका
फेस होगा, या किसी ऑब्जेक्ट को छिपाते हैं तो उसको पता होता है कि अब ये ऑब्जेक्ट अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पता चलता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हम क्या सीखते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे रिफ्लेक्स एक्टिविटी करते हैं, सकिंग, लुकिंग, थंब सकिंग करते हैं, रिपीटेड एक्शन परफॉर्म करते हैं, माउथ में बार-बार चीज़ें लेते हैं और इमिटेशन परफॉर्म करते हैं, इंटेंशनल एक्शन होते हैं उनके, और वो रिपीटेडली कोई एक्शन करेंगे, अटेंशन सीकर होंगे और मेंटल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस वो सीख जाते हैं 24 मंथ की एज तक। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 साल की एज तक चलती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्रिटेंड प्ले, ठीक है? प्रिटेंड प्ले, इसमें क्या-क्या मेन एक्शन बच्चे परफॉर्म करेंगे? प्रिटेंड प्ले आएगा इसमें, और एनिमिज़्म क्या होता है? उनको लगता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब लिविंग है। जैसे मान लो उनको वो चेयर लग गई चलते-चलते, तो वो ऐसे ही करेंगे कि चेयर ने मेरे को मारा, तो हम बोलेंगे लो चेयर की पिटाई करते हैं, तो हम चेयर को पीटते हैं, तो बच्चों को लगता है कि चेयर के को भी क्या हुआ? दर्द हुआ। तो उनको क्या लगता है यहाँ पे कि सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग है। तो एनिमिज़्म आता है यहाँ पे। और प्रिटेंड प्ले करते हैं वो, खेल मतलब नाटक की तरह खेलना, कुछ-कुछ बनना, ठीक है? और यहाँ पे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पाइगेट के वर्ड में आई आता है, सॉरी, पियाजे के वर्ड में आई आता है, तो आई इन पियाजे मेक्स मी थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में ही मेरे को सोचने पे मजबूर कर रहा है, या मेरे को ही खुद को सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो आई वर्ड, मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ, तो ये क्या हो गया? ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव है वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है? या फिर वो ये सोचते हैं कि जैसे हमारी सोच है किसी भी बात के लिए, या हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही बाकी सब लोगों का भी पर्सपेक्टिव है। तो ईगोसेंट्रिज्म आता है, प्रिटेंड प्ले आता है, एनिमिज्म आता है। और यहाँ पे ऑपरेशन से पहले, प्री मतलब ऑपरेशन से पहले, तो कोई भी जो लॉजिकल एक्शन है, कोई भी लॉजिकल एक्शन बच्चे नहीं परफॉर्म करेंगे। उनमें लॉजिक या रीजनिंग एबिलिटी नहीं आती है, ठीक है? तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या है? नो लॉजिकल एक्शन। प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो 2 से 4 साल तक बचती है। इंट्यूटिव स्टेज जो 4 से 7 साल तक चलती है। इसमें और एक्शन आते हैं सिम्योटिक फंक्शन और सिंबलिज्म। बच्चे सिंबल समझने लग जाते हैं, लैंग्वेज, पिक्चर, साइन, गेस्चर्स, पेरेंट्स के गेस्चर, गुस्सा है, आंखें दिखा दी, ठीक है? ऐसे गेस्चर्स वो समझने लग जाते हैं। जैसे हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि गुस्से का फेस बनाओ, ठीक है? मोरल रियलिज्म, वो एक एस्पेक्ट पे एक टाइम में बिलीव करते हैं। उनको बहुत सारे एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आते, वो समझते हैं कि जो हमारा विचार है वही बाकी लोगों का भी विचार है। यहाँ पे कोई रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं आती है, बच्चों को रिवर्स काउंटिंग नहीं आ पाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और उनकी जो कंजर्वेशन की एबिलिटी है वो भी कम होती है, वो कंजर्व नहीं कर सकते इंफॉर्मेशंस को। तो यहाँ पे अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे प्रिटेंड प्ले मेन है, ईगोसेंट्रिज्म, कोई लॉजिकल एक्शन बच्चे परफॉर्म नहीं करते हैं, एनिमिज्म करते हैं, और सिंबलिज्म की उनको पहचान हो जाती है सिंबल्स वगैरह की। मोरल रियलिज्म यहाँ पे आ जाता है। और कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब ये है कि बच्चे ग्रुप में तो बातें करेंगे, बट जब वो अकेले होंगे तो वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो ये है कलेक्टिव मोनोलॉग। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्शन या कौन कौन से मेन पॉइंट है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के बच्चों की होती है उसमें वो प्रीटेंड प्ले करते हैं, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, और एनिमिज्म आ जाता है, सिम्योटिक फंक्शन या सिंबलिज्म को वो समझने लग जाते हैं, मोरल रियलिज्म आ जाता है, और कलेक्टिव मोनोलॉग आ जाता है। अब हम समझते हैं कि प्री ऑपरेशनल जो हमारी स्टेज थी, जो 2 से 7 साल तक चली, उसको हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी हम 2 से 7 साल के बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें, वो एक्शन के साथ परफ़ॉर्म करके हमें हाथों के इशारों से, गेस्चर्स की हेल्प से देनी चाहिए, और वो बहुत ब्रीफ रखनी चाहिए, छोटी-छोटी करनी चाहिए, और टीचर को लंबा ना पढ़ा के बीच में गैप लेना चाहिए। विज़ुअल एड्स मतलब वीडियो वगैरह दिखा के, कुछ प्ले वगैरह करके उनको समझाना चाहिए। और हर बच्चा 2 से 7 साल की एज में उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ के टीचर को
अलग-अलग बच्चे से अलग-अलग तरह से डील करना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को करके सीखने देना चाहिए, प्ले वे मेथड के थ्रू सिखाना चाहिए। बच्चों को खुद करने देनी चाहिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे कुछ बनाना है, डेकोरेशन करनी है, ठीक है? ब्लॉक्स की हेल्प से ऐड ऑन करना है, ठीक है? उनको खुद एक्सप्लोर करने वाली, जिससे मैं वो खुद एक्सप्लोर कर सकें, ऐसी एक्टिविटीज़ उनसे करा के उनको अलग-अलग मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट कंक्रीट में CON आ रहा है और कंजर्वेशन में भी CON आ रहा है। तो कंक्रीट में क्या होता है? कंज़र्व हो जाती है इन्फॉर्मेशन। ये 7 से 11 साल की एज तक होती है। तो यहाँ पे कंज़र्वेशन बच्चे कंज़र्व करने लग जाते हैं, जो पहले उन्होंने सीखा होता है उसको वो प्रिज़र्व करना सीख जाते हैं। चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना सीख जाते हैं कि कौन-सी हार्ड चीज़ें हैं, कौन-सी सॉफ्ट चीज़ें हैं, कलर के बेसिस पे वो चीज़ों को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। सीरीज़ में लगा सकते हैं चीज़ों को, बढ़ते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। स्पेशियल रीज़निंग, वो डिस्टेंस समझ जाते हैं। स्पेशल रीज़निंग, ये कमरा बड़ा है, गिलास छोटा है या बड़ा है, किसमें कितना पानी आएगा, स्पेशल रीज़निंग वो समझ जाते हैं। रोल प्ले समझ जाते हैं, किसका क्या रोल होता है, मदर क्या काम करती है, फादर क्या काम करता है, भाई का क्या होता है, बहन का क्या होता है। रीडिंग, वो यहाँ पे रीडिंग सीख जाते हैं, उनको रिवर्स काउंटिंग आती है, वो वापस आ सकते हैं किसी जगह पे जाने के बाद। कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। बट यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। और जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, लेट्स अज्यूम कि हमारी टोटल इनकम है X, अगर हमें निकालनी है, तो अज्यूम वर्ड वो नहीं समझ पाते, ठीक है? इमेजिनेशन यहाँ पे कम होती है बच्चों में, और एब्स्ट्रैक्ट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते, जो प्रॉब्लम्स उनको प्रैक्टिकली नहीं लगती, ठीक है? उन प्रॉब्लम्स को वो नहीं सोल्व कर सकते। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को समझने के बाद हम इसको कैसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बच्चों को कंक्रीट सॉलिड एक्सपीरियंस करवाएं लर्निंग का, जैसे जू में ले गए, किसी गार्डन में ले जाके फ्लावर दिखा रहे हैं, उनको हर्ब शर्ब्स जब हम बता रहे हैं तो उनको हम हर्ब का पौधा दिखाएं, शर्ब का पौधा दिखाएं, ट्रीज दिखाएं, ठीक है? लिमिटेड रीडिंग करवाएं और फिर उनको एक्सप्लेन करें। मोर फोकस ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनको पता है एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको वो दिखाएं और उनको मैनिपुलेट करने के लिए बोलें कि तुम इसके बारे में एक्सप्लेन करो, कि पेन के बारे में एक्सप्लेन करो, तुम पेंसिल के बारे में एक्सप्लेन करो, ये कैसे बनी हुई है, इसकी शेप कैसी है, इसका कलर कैसा है, ठीक है? इस तरह से मल्टी डायमेंशनल मोड, अलग-अलग तरीके से हम उनको पढ़ा सकते हैं, विजुअल एड्स की हेल्प से, प्रैक्टिकल से, रीडिंग से, थ्योरी से, ठीक है? कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझाना पड़ेगा इन बच्चों को, क्योंकि ये 7 टू 11 ईयर्स की एज में है और इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। फिर लास्ट स्टेज आती है फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से एडल्टहुड तक चलती है। इसमें क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में है, जो उनको दिख नहीं रही, जो प्रॉब्लम उनको दिख नहीं रही, बट वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में वो सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो पहले वो प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे कि ये मैंने करा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? और फिर वो उस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक आ जाता है। कॉम्बिनाटोरियल थिंकिंग, कंबाइन करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव को और फिर सोचते हैं। मेटाकॉग्निशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मेरे को शाबाशी मिली, मेरे को सेटिस्फेक्शन हुआ या मेरे को रिवॉर्ड मिला, ठीक है? अपने आप में रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। क्रिटिक्यू एंड आइडियलिज्म, वो अपने आइडियल डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे चाचू मेरे आइडियल हैं या मेरे पापा मेरे आइडियल हैं, ठीक है? वो क्रिटिसाइज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को। कल्चरल वेरिएशंस को वो समझने लग जाते हैं, हिंदू को, मुस्लिम को, अलग-अलग जो भी वो कल्चर देखते आते हैं, उनको समझने लग जाते हैं। एजुकेशन में हम इन कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों को टीच करने के लिए? हमें बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उनमें खुद का इमेजिनेशन, खुद की क्रिएटिविटी बने। इमेजिनेशन बेस्ड टास्क देने चाहिए बच्चों को, और उनके खुद के क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमें बोलना चाहिए कि तुम खुद क्वेश्चन बना के लेके आओ, फॉर्मुलेट करो। और ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी हेल्पफुल एट द एज ऑफ 11 टू एडल्टहुड।
तो यहाँ पे हम इस तरह से अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये लर्निंग, कि बच्चों में कौन-कौन सी लर्निंग डेवलप हो रही है, उसके बेसिस पे हम कौन-कौन से स्टेप्स लेके उनको टीच कर सकते हैं।